हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और अपनी जो एएमआरएस केवीएस एनवीएस टियर 2 का एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है और इसका ये वीडियो नंबर शायद 10 रहेगा। और इससे पहले जो वीडियोस आ चुके हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इन सब की जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इससे पहले अपनी एक बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th की बुक थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हमने स्टार्ट की है क्लास 11th की ही बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। इसके अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं और आज इसका ये पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या-क्या रहने वाला है आप इन सबको यहाँ देख लीजिए और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है काली मृदा की उत्पत्ति, विशेषताओं और इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काली मृदा की भूमिका लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे हर बार बताती हूँ कि भूमिका शब्द हमें वहाँ नहीं डालना है। स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें इसकी जो आंसर की भूमिका ही होती है, ये एग्जामिनर अपने आप समझ जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि काली मृदा को रेगूर मृदा या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हमें वहाँ अंडरलाइन करना होता है या कोमा के अंदर बंद करना होता है। ठीक है, तो भूमिका का पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे, भारत में यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर इन 3 शब्दों को रेगुर मृदा और कपास वाली मिट्टी, दक्कन का पठार, ऐसे शब्दों को यहाँ पर अंडरलाइन करना है। और इसका जो डायग्राम हम बना सकते हैं, जैसे बॉक्स में बंद करके क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा डायग्राम आधा भी बना सकते हो अगर हमें जो है मतलब नीचे का एरिया ही हमें दिखाना है, अगर स्टेट दिखाने हैं तो हम आधा डायग्राम भी बना सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं करते। जैसे हमें दिखाना है, यहाँ पे गुजरात दिखाना है, इसके साइड में क्या है, एमपी है और यहाँ गुजरात है, मतलब लगभग ये वाला जो एरिया है ये दक्कन का पठार है। तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है क्योंकि जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण जो बेसाल्टिक लावा है उससे उसका निर्माण हुआ है और उसी के जो अपरदन और अपक्षय से जो क्या होता है काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे डायग्राम बना देना है और नीचे लिख देना है काली मृदा के क्षेत्र। ठीक है, फिर मुख्य भाग में ये शब्द हमें नहीं डालने, लेकिन मुख्य भाग में जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें हम हेडिंग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लगाई है कि उत्पत्ति व विशेषताएं, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से हुई है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। यह आ गया उत्पत्ति और विशेषता में। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इसकी, ये इसी की विशेषता ही है, स्व जुताई का गुण इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ी खूबी नमी धारण करने की क्षमता है। फिर गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा का संचार होता है। इसे स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शब्द जो स्व जुताई आया इसको अंडरलाइन करना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे आर्थिक महत्व, जैसे इसमें 3 बताई थी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में ये इसमें विशेषता नहीं आएगा। ठीक है, उत्पत्ति पहला हो गया। फिर दूसरी हेडिंग लगाएंगे विशेषता, तो इसको यहाँ लिख लेंगे विशेषता इसकी। ठीक है, इसको ना लगा के यहाँ लिख लेंगे विशेषता। फिर थर्ड हेडिंग लगाएंगे आर्थिक महत्व। तो इस तरीके से हमारा जो बीच का भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखेंगे 2-3 लाइन में निष्कर्ष। तो फिर से बता देती हूँ कि निष्कर्ष शब्द वहाँ नहीं लिखना है। इसमें लिखेंगे कि काली मृदा अपनी विशिष्ट जल धारण क्षमता के कारण शुष्क कृषि के लिए वरदान है, जो प्रायद्वीपीय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। ये हमें निष्कर्ष में लिख देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप का अगर मृदा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें किस टाइप से वहाँ पर अपने आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषताओं और वितरण का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका में जलोढ़ मृदा के बारे में लिखेंगे। ठीक है, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा है, जो देश के लगभग 40% भाग को कवर करती है। यह मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। तो यहाँ पर 40% को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो शुरू की 1-2 लाइन भूमिका हो गई। फिर लिखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या पूछा है, जैसे इसका वितरण और विशेषताएं पूछी हैं, तो 2 हेडिंग लगा देंगे मुख्य भाग में। पहले में लगाएंगे विशेषताएं, तो इसकी जो जलोढ़ मृदा है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें पोटास की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस की कमी होती है।
पहला पॉइंट इसका हम लिखेंगे, पहला ये लिखेंगे कि पोटास की मात्रा अधिक, तो हमें वहाँ पोटास की मात्रा अधिक इसको अंडरलाइन कर देना है। फॉस्फोरस की कमी इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, जैसे बांगर इसको अंडरलाइन कर दिया। ये है पुरानी जलोढ़, खादर नई उपजाऊ जलोढ़। इसका रंग हल्के धूसर से राख जैसा होता है। ये हमारा इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा विशेषताओं का। ठीक है, तो इसकी जो जलोढ़ मृदा है इसकी तीन विशेषताएं हो गई हैं। इसमें पूछा है कि वितरण, तो वितरण कहाँ कहाँ मतलब ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसमें हम ये लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से उत्तरी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और प्रायद्वीपीय भारत के तटीय डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हम इसकी वितरण लिख देंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और इसको भी हमें इंडिया का मैप बनाकर उसको थोड़ा इन क्षेत्रों को डार्क करके दिखाना है कि जैसे तटीय क्षेत्र हो गए और जो उत्तरी मैदान है वो वाला हो गया जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उनको हमें डार्क करके दिखाना है। इन सब के जो मतलब डायग्राम हैं वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आप उनको एक बार देख लेना कि एग्जाम में हमें किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता में क्या लिखेंगे कि यह धान, गेहूं, गन्ना और तिलहन जैसी फसलों के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य भाग। फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत की खाद्य सुरक्षा में जलोढ़ मृदा का योगदान अतुलनीय है, इसलिए आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ इसके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जलोढ़ मृदा के बारे में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के कारणों और इसके संरक्षण के उपायों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मृदा अपरदन के बारे में, इसकी भूमिका में, कि मृदा की ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवीय कारकों के द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। यह भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, तो भूमिका में हम जो शुरू की दो लाइनें हैं भूमिका में मृदा अपरदन के बारे में लिख देंगे। भूमिका में कभी भी हेडिंग नहीं डलती, आप कभी भी हेडिंग मत लगाना। ठीक है, फिर है मुख्य भाग, इसमें हम हेडिंग लगा सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि मृदा अपरदन के कारण। ठीक है, और सेकंड हेडिंग हो जाएगी अपनी उसके संरक्षण के उपाय। तो कारण में क्या लिखेंगे कि मृदा का अपरदन क्यों हो रहा है। मुख्य कारणों में वनों की कटाई, अति चराई, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां और भारी वर्षा, जल अपरदन इसमें शामिल है। पहला पॉइंट ये हो गया इसके कारण में। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि चंबल की घाटियों में अवनलिका अपरदन इसका बड़ा कारण उदाहरण है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे अवनलिका अपरदन, तो यह आ जाएगा इसके कारण में। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें लगाएंगे कि संरक्षण के उपाय। देखो हेडिंग हमें वहाँ पे ब्लैक पेन से लगानी है, ब्लैक और ब्लू सिर्फ दो ही पेन वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, रेड और ग्रीन पेन एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ब्लैक पेन नहीं है तो आप ब्लू से लिखकर इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, फिर संरक्षण के उपाय में क्या लिखेंगे कि सीढ़ीदार खेत, वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेत, वृक्षारोपण, बांध बनाना और समोच्च रेखीय जुताई प्रभावी उपाय हैं। ठीक है, ये हम इसके उपाय में लिख देंगे। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि मृदा एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, सतत विकास के लिए समुदायों को मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। ये हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग इतना ही आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, बाकी आपको दिया हुआ होगा कि कितने वर्ड्स में हमें वहाँ पे आंसर लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स थे कि मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ याद ही नहीं हो रहा, मतलब सब भूल रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें उन्हीं बच्चों के साथ में होती हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप खुश रहो कि हमारी तैयारी अच्छी है, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट को, जो भी बच्चा मतलब सीरियसली तैयारी करता है, उनको ये चीज़ एग्ज़ाम टाइम में फ़ील होती ही होती है, और जो तैयारी नहीं करते तो उनको तो कुछ भी फील नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये घबराने की और ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप जब बैठोगे तो आपको सब याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत में बाढ़, फ्लड्स आने के प्रमुख कारणों और इसके नियंत्रण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम बाढ़ के बारे में लिखेंगे इसमें। ठीक है, भूमिका में भारत दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देशों में से एक है। सेकंड पॉइंट डालेंगे, विशेषकर उत्तर भारत की नदियां मानसून के दौरान विनाशकारी रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये हो गया भूमिका।
फिर मुख्य कारण में क्या लिखेंगे, क्या कारण है बाढ़ आने का। एक तो अतिवर्षा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जैसे कोसी नदी को कौन से स्टेट का शोक कहा जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर है वनों की अंधाधुंध कटाई और जल निकासी की खराब व्यवस्था, इसके मुख्य कारण हैं। तो हम वहाँ पे हेडिंग लगाएंगे मुख्य भाग में, कारण कि जो बाढ़ है उसके प्रमुख कारण क्या है, ये प्रमुख कारण ये इनके हो जाएंगे। फिर सेकंड हेडिंग अब हम लगाएंगे प्रभाव, कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जान माल की हानि, फसलों की बर्बादी और बीमारियों का प्रसार होता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें हम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे उपाय, साथ साथ में हमें ये ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन करना है, ठीक है। उपाय में क्या लिखेंगे कि नदियों पर तटबंध बनाना, जलाशयों का निर्माण, जल संचयन तकनीकी और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है, ये हम इसके उपाय में लिख देंगे। निष्कर्ष में लिखना है कि हालांकि बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन बेहतर प्रबंधन और योजना के माध्यम से इसके विनाशकारी प्रभावों को न्यूनतम किया जा सकता है, ये हम इसके जो निष्कर्ष है उसमें लिख देंगे। और बाकी इसमें तो एग्ज़ाम मतलब डायग्राम तो इसमें बन नहीं सकता, तो आप ऐसा क्वेश्चन आए तो डायग्राम भले ही मत बनाना, क्योंकि इसमें बनने की कहीं भी संभावना नहीं दिख रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप क्या है, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का विवरण दीजिए, ठीक है, सिस्मिक जोन्स का, ठीक। तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के भीतर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होने वाले कंपनों को भूकंप कहते हैं। भारत का लगभग 59, देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, भूकंप कहते हैं। तो भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो कितना प्रतिशत भाग, देखो ये वाले ना ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, कि भारत का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो ये हो जाएगा 59% भाग, ठीक। जिसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो मुख्य भाग भारत की भूकंपीय क्षेत्र, मुख्य भाग में हम ये लिख देंगे भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम मतलब मैंने यहाँ डाला है, आप देख सकते हैं कि जो ये ज़्यादा डार्क किया हुआ है ये ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप की दृष्टि से, ठीक है। और ये कलर जैसे जैसे दे रखे हैं कि कौन सा मतलब जोन सेकंड है, फर्स्ट तो हटा ही दिया है, फर्स्ट तो मतलब जो भूकंपीय क्षेत्र या जोन है वो हटा दिया था। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि भारत के भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक। तो आपको एग्जाम में भी वहाँ ऐसे साइड में डायग्राम बना देना है और इसको बॉक्स में बंद कर देना है और नीचे लिख देना है भारत के भूकंपीय क्षेत्र। मुख्य भाग में जोन जो लिखेंगे कौन से हैं, देखो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे जोन 5, ठीक है। यह अत्यधिक उच्च जोखिम यानी जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों को रखा है जोन 5 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो इनको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर घाटी, हिमाचल, उत्तराखंड, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है, ठीक है। तो जो जोन 5 है उसमें जो हिमालय का क्षेत्र है वो वाला लगभग एरिया इसमें पूरा आ रहा है, और साथ साथ में कच्छ का रण है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ रिएक्टर स्केल पर 9 तक की तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हम ये डाल देंगे। जोन 4 यानी उच्च जोखिम, सबसे ज़्यादा जोखिम वाला ये है, और इससे कम जोखिम वाला आएगा 4th वाला, ठीक है। इसमें दिल्ली, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के शेष हिस्से, गंगा नदी के उत्तरी मैदान और पश्चिमी तट के कुछ भाग इसमें आते हैं, ठीक है। जोन 3 में मध्यम जोखिम, यानी इस जोन में जो जोन 4 और 5 है उससे भी कम भूकंप जो है महसूस किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के शेष भाग, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। जोन 2 में क्या लिखेंगे, कम जोखिम वाले, इसमें यह सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि भूकंप की दृष्टि से सबसे सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है। हो सकता है आपको ये 4 ऑप्शन दे दे, जोन 5, 4, 3rd और 2nd। तो वहाँ पर आएगा 2nd, ठीक है, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग कौन से जोन में आएगा, जोन 2 में। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि भारत के भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट या इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकना है,
भूकंप रोधी निर्माण और आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ के माध्यम से इसके विनाश को कम किया जा सकता है। तो हमें इन दो शब्दों को यहाँ पर अंडरलाइन करना है और एनडीआरएफ को यानी भूकंप रोधी निर्माण और आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए और इसके रोकथाम के उपाय सुझाइए। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि भूस्खलन एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें चट्टानें, मलबा या मिट्टी ढलान से नीचे की ओर खिसक जाती है। भारत के हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट इसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे भूमिका में। तो भूमिका में अपने 2 पॉइंट हो गए, पहला वाला ये, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से भारत के हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हैं किसके लिए, भूस्खलन के लिए। फिर मुख्य भाग में हम हेडिंग डालेंगे कारण। तो इसके 2 कारण हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। तो पहला लिखेंगे प्राकृतिक कारण, इसमें लिखेंगे भारी वर्षा, भूकंप की हलचल और हिमालय की कच्ची व गतिशील चट्टानें। ठीक है, ये आ जाएंगे इसमें प्राकृतिक कारण में। मानवीय कारण सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इसमें लिखेंगे सड़कों का निर्माण, बांध बनाना, वनों की कटाई और पहाड़ों पर अवैज्ञानिक तरीकों से खेती व पर्यटन, ये आ जाएगा मानवीय कारण। फिर हम लिखेंगे इसमें निवारण के उपाय क्या हैं, ठीक है, रोकथाम के उपाय क्या हैं। इसमें लिखेंगे कि पहाड़ों की ढलानों पर भारी निर्माण कार्य को रोकना। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ताकि जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखें। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे ढलानों पर कंक्रीट की दीवारें बनाना। ठीक है, यह आ जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भूस्खलन को पूरी तरह रोकना कठिन है, लेकिन जोखिम मानचित्रण, हैजार्ड मैपिंग और वनीकरण के माध्यम से इसके विनाश को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हमें इस शब्द को यहाँ पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, आप इस क्षेत्र को भी जो है मैप में दिखा सकते हैं कि पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र जो है भूस्खलन के लिए किस तरीके से, मतलब कौन कौन से एरिया हैं जो भूस्खलन के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सब आप देख लेना क्या है। इसी के साथ अपनी जो ये बुक है भारत भौतिक पर्यावरण वो यहीं कंप्लीट होती है। और एक बार मैं ये बुक करवा देती हूँ, बाकी जो पीछे बच गया है उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो बच गए हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं। ठीक है, और अब जो बुक स्टार्ट होने वाली है वो अपनी 12th की बुक स्टार्ट होगी। और मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर से 2 3 4 क्वेश्चन बनाने की, कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनाने की। तो